अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए और थैंक यू मैम, आज आज थैंक यू फिर वेरी आपसे मच। कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। और फेस्टिवल चल रहा होगा, यकीनन आप बहुत बिजी होंगे, लेकिन फिर भी थैंक यू कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं देख रही थी कि आजकल आपके यहाँ फेस्टिवल्स चल रहे हैं। हाँ जी, फेस्टिवल्स तो काफी चल रहे हैं। फेस्टिवल्स का सीजन शुरू है आरजू जी, ये करीब मार्च अप्रैल तक चलते रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी दिवाली तक मेरे ख्याल है ज्यादा फंक्शंस हो रहे होते हैं, हाँ ज्यादा जी, हंगामा है। बिल्कुल। दिवाली तो के सब तो रहता ही जी, है जी। सबसे पहले सर हम आपसे बात करना चाहेंगे कश्मीर को लेकर। अगर हम बात करें और वहाँ पे कहा गया है कि इस साल आपके पता, इस साल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, 1.62 करोड़ बताए जा रहे हैं। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? और क्योंकि हमारे यहाँ तो यही बात की जाती है कि बहुत आर्मी खड़ी हुई है, इंटरनेट बंद है। खैर इंटरनेट बीच में ओपन हो गया था, वो बता दिया गया था, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को मैं तो अगर अचीवमेंट कहूँ, तो आपके ख्याल से ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। काफी अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने। और देखिए एक चीज सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज और उसमें ऐड कर लिएगा, और वो ये कि ये सब होने के बाद आपके जो मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीर के लिए हम सिर्फ कश्मीरियों से बात करेंगे। तो इसको भी जरा आप बताइएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। देखिए आरजू जी, अगर आप कश्मीर को शुरू से देखिए तो यहाँ 3 फैमिलियों का वर्चस्व था, 3 फैमिलियों का कंट्रोल था। इन 3 फैमिलियों ने न कभी कश्मीर को आगे बढ़ने दिया, न कश्मीर को कभी मेन स्ट्रीम होने दिया, न कश्मीर को कभी भारत में पूरी तरह घुलने मिलने दिए, क्योंकि इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट। में आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए मैथमेटिकल चीज बताता हूँ। जम्मू रीजन पूरा वोट करता था, पूरा लद्दाख रीजन पूरा वोट करता था। कश्मीर में कहते थे जी नहीं जी, यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी, हम बहिष्कार करें, वी आर बाइकॉटिंग द इलेक्शंस है। 7% टर्नआउट होता था कश्मीर में, सुनिएगा, कश्मीर रीजन में 7% टर्नआउट, और उस पे ये चीफ मिनिस्टर बनते थे। पूरा जम्मू वोट कर रहा 100%, पूरा लेह लद्दाख वोट कर रहा 100%। क्यों? यहाँ 7% टर्नआउट होता और उस पर चीफ मिनिस्टर बनते थे। कहानी की कहानी बताता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैली जो है, कश्मीर वैली, इसका एरिया है 15%। 15%, इसमें 65% सीटें हैं। 15% एरिया में 65% सीटें। अब तो क्या यूनियन टेरिटरी हो गई, JNK अलग है, लद्दाख अलग है। एरिया वाइज 15% एरिया और सीटें 65%। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए पॉपुलेशन का डिवीजन इक्वल है, राइट? आगे पीछे थोड़ा बहुत है, ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन है। ये जो खेल इन्होंने खेल रखा था, इसीलिए 7% वोटिंग के बाद भी चीफ मिनिस्टर इनका ही बनता था। अब मुझे बताइए, अगर आपको 7% वोटिंग पे, आप 7% तो आपके कार्यकर्ता ही वोट करते थे, आपके रिश्तेदार ही वोट करते थे। अगर 7% वोटिंग में आपकी सरकार बन रही, आप चाहोगे वहाँ हालत ठीक हो? आप चाहोगे वहाँ डेवलपमेंट हो? आप चाहोगे वहाँ नॉर्मलाइजेशन? आप चाहोगे नहीं। देखिए टेररिज्म एक कॉटेज इंडस्ट्री थी जो लोगों ने चला रखी थी। इसको पूरा प्रोत्साहन देते थे, इसको पूरा मतलब ना सपोर्ट मिलता था इसको, क्योंकि टेररिज्म में ऑडिट नहीं होता। अब 35A 370 था, थोड़ा पुराना विषय, एक दो तीन चीजें बोलूंगा जल्दी से। वुमेन राइट्स नहीं थे। जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि समाज था, उनको सिटीजनशिप का राइट नहीं था, राइट टू एजुकेशन नहीं था, राइट टू एजुकेशन नहीं था। IPC की कोई धारा वहां नहीं लगती थी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं था। अब ये जो टेररिस्ट थे, ये दो चीजें जलाते थे। ये जलाते थे, एक तो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदू थे वहां पे, उनके घर जलाते थे, उनके मंदिर जलाते और स्कूल जलाते थे। मुझे बताइए, किसी आपने आतंकवाद में दुनिया में कहीं स्कूल जलाते देखा? किसी को कॉलेज जलाते देखा? क्यों? लोग अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, स्कूल ना खुले और अपना एजेंडा चलता रहे, ये था। नहीं तो स्कूल जलाने का क्या मतलब है? स्कूल जलाने का कोई मतलब नहीं। राइट टू एजुकेशन नहीं था। तो ये सब चीजें जो हो रही थी। और अगर एक कश्मीर की हमारी बहन बाहर शादी कर ले, आउट ऑफ JNK किसी से, ऑल ओवर इंडिया, उसके सारे हुकूक खत्म, उसके सारे हुकूक खत्म। तो ये एक अजीब रूल था, मतलब ये एक एक्सेप्शनल रूल बनाया था ऐसा कि यहाँ का डेमोग्राफिक कंट्रोल रहे, यहाँ की वोटिंग कंट्रोल रहे, यहाँ हमें हमारा वर्चस्व चलता रहे। आपको याद होगा, एक हमारी महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने कहा था भाई जब ये 35 या 370 हटाओगे, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोट अनकोट कह रहा हूँ। और अब्दुल्ला साहब ने तो ये बोला कि पाकिस्तान के हम चाइना के पास जाएंगे। और ये यहाँ एक हैदराबाद में ओवैसी साहब बैठते, बोलते यार हटा के तो दिखा दो। अब हट भी गया, फट भी गया, खत्म भी हो गया, टेम्परेरी पहुंचे था, हट नहीं था गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इनके समर्थन में कितने लोग आए, नया इलेक्शन हुआ, कई सारे इलेक्शन कराए हमने,
30,000 नए नाम मतलब रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ गए। डीडीसी इलेक्शन की बात करें और इलेक्शंस की बात करें, अब जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रैंगल होल्ड था वो हो गया खत्म। अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक होता हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, जो हिसाब किताब लेता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हर चीज का। आपको पता है कश्मीर ऑडिट में आता ही नहीं था। मतलब यहाँ से जो पैसे भेजो, जितने भेजो, कोई हिसाब किताब नहीं बढ़िया। यहाँ वहां सीएजी का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। यहाँ सीएजी ने रेल गेट, कोलगेट सब कांग्रेस की सत्ता हिला दी, सत्ता परिवर्तन हो गया, स्कैम एक्सपोज किए, पर वहां पे सीएजी का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। मतलब अंधे पैसे आए, भारत की फौज प्रोटेक्ट करे और हुकूमत मेरी चलते रहे और सवाल कोई मत पूछना, और 7% वोटिंग हो तब भी मैं चीफ मिनिस्टर, तब भी मैं चीफ मिनिस्टर। तो बताइए ऐसी परिस्थिति किसको पसंद नहीं होगी? अब लोग का ऐसी तैसी हो, लोग मरते हो तो मरे, लोग के घर चलते हो तो जले, हालत तो ये थी। अब 35 से 370 हटा, 2-3 चीजें बताता हूँ। कश्मीर में पिछले इतने सालों में, इन 3 सालों को छोड़िए, करीब 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई 70-72 सालों में। लास्ट 3 सालों में, 2-3 साल हो गए तो 35 से 370 हटे हुए, 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, लगभग $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। वहां $2 बिलियन, यहाँ $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही? सऊदी अरब से भी आ रही, मिडिल ईस्ट से भी, सब कंट्रियों से आ रही है। कश्मीर में पोटेंशियल बहुत है, बहुत बेहतरीन जगह है। मैं तो कह रहा हूँ कि कश्मीर इज मच ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड, विद ऑल द कन्विक्शन एट माय कमांड। आई एम टेलिंग यू, कश्मीर से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में। ये वहाँ की इन्वेस्टमेंट है जी। अब वहां पे क्या हो रहा था, ये सब भाई ये होगा, 35 से होएगा, ये हटेगा, वो हटेगा। अब वहाँ टूरिस्ट आया, आपने बात की, इतना बड़ा नंबर आपने बताया टूरिस्ट का, सच है ये नंबर आया। अब टूरिस्ट आएगा तो पैसा लोकल को जाएगा। जो टूरिज्म के हॉटस्पॉट्स थे वो अब टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए। कश्मीर को अगर आपको देखना हो तो 1 महीना भी आपके लिए कम है, मैं सच बताऊं, 1 महीना भी कम है, 1 साल में भी देख सकते हो। एक टाइम था अर्जुन जी की बॉलीवुड की हर पिक्चर की शूटिंग कश्मीर में होती। जब कश्मीर बंद हुआ तभी स्विट्जरलैंड के दरवाजे खुले, स्विट्जरलैंड कोई नहीं जाता था। स्विट्जरलैंड यूरोप का रास्ता किसी ने नहीं देखा था, जिस दिन कश्मीर बंद हुआ तभी खुले। कश्मीर पूरा खुलने लगा है, और अब आप देखिए कश्मीर में शूटिंग वापस होने लगी है, कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री आ गई है। वहाँ के लोग जो है, एक बहुत धारणा बनाई गई है कि भाई वहाँ के लोग टेररिज्म के साथ है, बिल्कुल गलत है। वहाँ का कोई लोकल टेररिज्म के साथ नहीं। हाँ, एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जरूर है, मिनी माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज करो, माइनॉरिटी जरूर है जो टेररिज्म के साथ है, टेररिज्म को सपोर्ट करती है। हाँ, ये सारे टेररिस्ट मुसलमान है, पर ये कहना उतना ही गलत है कि सारे कश्मीरी मुसलमान टेररिज्म के साथ है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सुख शांति चाहते, पीस चाहते, प्रॉस्पेरिटी चाहते। कौन चाहता है मेरे घर में रोज बम धमाका हो, कभी बम फटे, कभी फायरिंग हो, कभी कुछ हो? अब देखिए अमित शाह जी वहां थे, वहां गए, अपने भद्रवाह गए थे, इधर उधर गए थे, वो मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो गए थे, किश्तवाड़ गए थे। वहां पे क्या हुआ? वहां पे नारे लगे मोदी मोदी मोदी। अब ये बारामुल्ला की बात है, बारामुल्ला में थे तो पीछे अजान सुनाई दी, तो अमित शाह जी रुके, कह रहा अच्छा मस्जिद में अजान चल रही, 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट अजान चलती, रुके, उसके बाद शुरू करें। तो काफी लोगों ने उसकी सराहना की थी, भाई आप अपना हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देख के ये इतना वो सो मच ऑफ रेस्पेक्ट। अब ये जो धारणा बनाई गई मोदी इज एंटी मुस्लिम, बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, मुस्लिम्स का जेनोसाइड होगा, तुम्हारी जमीनें खा जाएंगे, तुम्हारे घर खा जाएंगे, कि लोगों ने देखा यार कुछ हुआ नहीं, हजारों करोड़ के डेवलपमेंट आ रहे हैं, इतने करोड़ टूरिस्ट आएंगे आरजू जी, हर एक के घर तो पैसा जाएगा ना, पैसा तो टूरिस्ट में ही खर्चेगा ना, वहां से हवा पानी खा के वापस आएगा, पैसे तो वही छोड़ के आएगा ना, खर्च के आएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री का ये अच्छी बात है। तो अब ये जो वहाँ के हुक्मरान हैं, इनको ये पसंद नहीं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। अब रही बात जब डेवलपमेंट लोगों के घर आ रहा है, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, हमारी एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसमें 5 करोड़ तक का इंश्योरेंस हर गरीब व्यक्ति को दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुनिया की इंश्योरेंस योजना है आरजू जी। 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को, 500 million people have been given insurance under this, but J&K में everybody to anybody is entitled to this insurance। इंश्योरेंस आपके घर आ रहा है, अज्वाला, प्रज्वला, गैस सिलेंडर, डीबीटी, वैक्सीनेशन, हर स्कीम आपके घर तक चल के आ रही है, आपके खाते में पैसा आ रहा, सब आ रहा। आप देख रहे हो टेररिज्म कम हुआ, पत्थरबाजी की इंडस्ट्री बंद हो गई, पत्थरबाजी इंडस्ट्री थी ना, 500,000 रुपए में दिन में पत्थर लगाते थे, वो बंद हो गई। टेररिज्म इंसिडेंट्स कम हुए, टूरिस्ट आने लगा। जितनी आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में टूरिस्ट नहीं आया, उतना टूरिस्ट इस साल गया। सोचिए, जो 75 साल में जितना टूरिस्ट है उस साल इतना गया, तो पैसा तो आएगा ना, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी। हजारों करोड़ के एमओयू हमने साइन कर लिए, दुनिया भर के लोग वहां से पैसा लगा रहे, जो वहां का यूथ है, जो वहां का बंदा, उसे देख रहा है डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट मेरे घर तक आ रही है। तो वो आज बिल्कुल भारत के साथ है, भारत की बात करता, भारत का गुणगान गाता। हाँ, कुछ हमारे दुश्मन है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, आप भी जानती, मैं भी जानता, जिनको हजम नहीं होगी।
जिनको बहुत क्योंकि तकलीफ हो रही कुछ है, न्यूज उनकी आ एजेंडा रही थी, फेल हो। क्योंकि कुछ कुछ न्यूज मैंने ऐसी भी देखी है। अब कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल इंटरनेट पे मैंने, जो जैसे होता है गूगल करते हैं आप कश्मीर का, जब क्योंकि मैं जब ये न्यूज देखना चाह रही थी ना जो टूरिस्ट वाली, तो उसमें वो भी आ रही थी कि प्रोटेस्ट भी हुआ है अमित शाह जी के लिए। तो खैर वो चीज होती रहती है, वो यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी लीडर कहीं जाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी मरियम नवाज लंदन गई हैं तो वहां भी बहुत से लोग खड़े हुए थे पीटीआई के, तो वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन तो सुमित जी, ये पॉसिबल कैसे कैसे हुआ कि टूरिस्ट इतने गए हैं इस साल में? क्योंकि जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमारे यहाँ तो यही एक इम्प्रेशन है कि बहुत ज्यादा फौज वहां पे लगी हुई है, हर घर के क्या हर बंदे के बाहर जो है ना वो 2 से 3 सिपाही खड़े रहते हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इतनी सिक्योरिटी हो कि जो टूरिस्ट है वो कंफर्टेबल फील करे आने में, टूरिस्ट ना घबराए? असल चीज तो ये भी होती है ना। जी, देखिए आरजू जी कहते हैं मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। अगर इतना टूरिस्ट जा रहा है, इंटरनेट का टाइम है, मीडिया का टाइम है, और जितना इंडिया में मीडिया एक्टिव है दुनिया की किसी कंट्री में इतना मीडिया एक्टिव नहीं है और इतना मीडिया खुला नहीं है। जो भी जाता वो अपना पता करके जाता, भाई स्थिति क्या है, ग्राउंड में क्या है, चेंज हो गई नहीं हो गई। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें। पहला, इतना टूरिस्ट गया, सही सलामत वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इतने टूरिस्ट ने जब अपना भाई बैकग्राउंड रिसर्च किया होगा, ये किया होगा, तो अगर सिचुएशन राइप नहीं है, सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, तो इतना टूरिस्ट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, पहले टूरिस्ट सीजन में हड़तालें होती थी, पहले टूरिस्ट सीजन में पंगे होते थे, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता था, उन्हें कह रहे देखो हिंदुस्तान ने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो ये क्या, ये ऐसी ये सारी प्रोपेगेंडा थी। देखिए जब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को डिसबैंड किया है, ये हड़ताली बंद हो गई, पत्थरबाजी की दुकानी बंद हो गई। हड़ताली कहाँ गए, पत्थरबाज कहाँ गए? अगर ये एक जेन्युइन ऑर्गेनिक मूवमेंट होती तो हुर्रियत होती नहीं होती, पत्थरबाज तब भी आते, हड़तालें तब भी थे, ना कोई पत्थर चला रहा ना कोई हड़ताल कर रहा है, ऐसा क्यों? आप बताइए, आज भी इतने बड़े टूरिस्टों को अगर वहां गए सही सलामत आए और खुश हो गए, तो वहां के लोकल्स का भी पूरा सपोर्ट है नहीं है? अगर लोकल्स का सपोर्ट नहीं, अगर उनकी मेहमान नवाजी ना, उनका सपोर्ट समर्थन ना, अगर उनका प्यार ना, आपको लगता है इतने टूरिस्ट वहां जाके टिकेंगे और आएंगे? नहीं आएंगे। और अगर पॉसिबल ही भरोसा नहीं करें है। कि हाँ। एक चीज के साथ कुछ हो जाए तो ये खबर पूरे में फैलेगी। अब अमित शाह जी ने क्या बोला? अमित शाह जी ने बोला जो टेररिस्ट हॉटस्पॉट है आज वो टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गए। राइट। अब बारामुल्ला की बात कीजिए, बारामुल्ला में वो गए थे, हमारे जेएनके पुलिस के एक भाई थे मुदस्सर शेख। मुदस्सर शेख का एक बड़ा, उनकी अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे, उनकी उन्होंने शहादत दी, ही मार्टियर्ड, ही वाज मार्टियर्ड। अब मुदस्सर शेख साहब का एक बड़ा वीडियो, एक कर्मा का पिक्चर आपने देखा तो बड़ा वीडियो फेमस हुआ था, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिए हैं और मरे हैं ए वतन तेरे लिए। वो मुदस्सर, आप गूगल पर डालेंगे मिल जाएगा। और कुछ दिन बाद वो बेचारा he made the supreme sacrifice of his life। और वहां ये बोलते हैं, उसके फादर ने कहा था, मैंने वो वीडियो देखा, मैं नेशनल टीवी पे उस डिबेट पे था, कि अगर वो अपनी सेक्रीफाइस नहीं देता वहां बहुत लोग उस दिन मारे जाते। अब वो मुदस्सिर शेख भी तो मुसलमान है, इंडियन आर्मी का है भी तो मुसलमान है ना, वो नाम तो मुसलमान है। अमित शाह जी उनके घर गए और कई मार्टियर्स के घर गए, उनकी मदर से मिले। तो ये जब एक रीच आउट हो रहा है, ये जो परसेप्शन बनाए जाते हैं एंटी मुस्लिम, मुस्लिम जेनोसाइड, ये वो, आईएसआई की प्रोपेगेंडा मशीन चल रही थी, टर्की से प्रोपेगेंडा मशीनें चल रही थी, ये चल रही थी। पर ग्राउंड पे जो परिस्थिति आ रही, जो मैथमेटिक्स दिख रही, जो केमिस्ट्री दिख रही है, जो हमें पिक्चरें दिख रही, जो वीडियो आ रहे हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मैथमेटिक्स तो झूठ नहीं बोलती, इतने टूरिस्ट गए गए। और आप देखिए आज आपका कश्मीर का सेब तो यूएई के फूड मार्केट्स में भी दिखने लग गया। और ये जो कई सारी चेन्स हैं, उन्होंने तो उनको पूरे यूएई के पूरे जीसीसी कंट्रीज के हर फूड मार्केट में आज कश्मीरी सेब है, कश्मीरी सैफरॉन है, कश्मीरी कारीगरी है। ये जो चीजें बनी है, तो ये डेवलपमेंट में टचेस द पीपल। क्या होता है, डेवलपमेंट टच करता तो आपकी जो परसेप्शन है, प्रिकंसीव नोशंस है, वो जाते हैं। और मुझे बताइए आरजू जी, मतलब ह्यूमन की बात करता हूँ, अगर मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, जो कश्मीर में हमारे भाई या बहन रह रहा है, उससे डेवलपमेंट क्यों नहीं चाहिए? उससे ऐसी लाइफ क्यों चाहिए? उससे क्यों बोले भाई तू मरने मराने के लिए तैयार हो जा, तेरे घर के बाहर बम फटेगा, तेरे घर के बाहर वायरिंग चलेगी, मेरे घर के बाहर कुछ नहीं होगा, मैं संडे को मॉल जाऊंगा, तू हड़ताल कर ले। हाँ, जब मेरे खाने कमाने का दिन होगा, मैं कमाऊंगा, तू ना दुकान बंद करके बैठ जा, मैं घर में बैठ के मतलब यूट्यूब देखूंगा या नेटफ्लिक्स देखो, तू जाके पत्थर फेंका। ये नहीं चलेगा ना। प्रोपेगेंडा कब तक चलेगी? पेड प्रोपेगेंडा थी, ऑर्गेनाइजेशन खत्म, पैसा खत्म, इशू खत्म। अब आपका सवाल अमित शाह जी ने पाकिस्तान पे कहा, देखिए उन्होंने क्लियर कहा, मेरे को पाकिस्तान से बात करने का मैंडेट नहीं। इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन मी एनी मैंडेट टू टॉक टू पाकिस्तान। पॉलिसी सेम है आरजू जी, जब तक ये टेररिज्म नहीं रुकेगा तब तक बात नहीं होगी। टेररिज्म रुकेगा तो बात हो सकती है, चीजें आगे बढ़ सकती है, इसमें कोई चेंज नहीं है पॉलिसी में।
2014 में भी ये, 2022 में भी, 8 सालों में कोई चेंज नहीं है पॉलिसी में। बट हाँ, कश्मीर सुधर गया, कश्मीर बदल गया, कश्मीर is a success story today, and now it proves the point why 35A and 370 was detrimental to the progress of Kashmir. आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ठीक है, टेररिज्म पे पाकिस्तान जो भी काम कर रहा है, ज़ाहिर है हमें अपना भी एफएटीएफ और कई दूसरे इश्यूज पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बात किए बगैर कश्मीर का सोल्यूशन निकाला नहीं जा सकता, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, क्योंकि वरना अगर ऐसा ही होता तो बहुत साल पहले ये इशू हल हो गया होता, बगैर पाकिस्तान के आप लोग कर चुके होते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को, मतलब कंट्रीज की बात कर रही हूँ, कि पाकिस्तान को और भारत को एक दूसरे को थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी और बैठना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को सुनना और समझना भी होगा। तो मेरे ख्याल है ये चीज जो है तभी आगे बढ़ेगी। आप पाकिस्तान को एकदम से आउट नहीं कर सकते कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी है, हमने सिर्फ कश्मीरियों से बात करनी है। जैसे मैंने कहा, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सालों पहले ये मसला हल हो गया होता। लेकिन साथ साथ अगर जी आप कुछ कहना चाहें। एक लास्ट सेंटेंस बोलूंगा आरजू जी। देखिए, पाकिस्तान से बात करे बिना ये जो स्थिति थी आप देख रहे हैं, आप ही ने नंबर बताए, मैंने वैलिडेट किए, ये जो नंबर बता रहे हैं ये कुछ और बता रही है। पिछले बहुत सालों से पिछली बहुत सरकारों ने पाकिस्तान से बात करते रहे, स्थिति ग्राउंड पे नहीं बदली। अभी चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ पाकिस्तान से बात हुई, कश्मीर तो बदल गया ना। और एक चीज कहते हैं इंग्लिश में, इफ आई कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग व्हाट आई वाज डूइंग द लास्ट ईयर, आई कांट एक्सपेक्ट दिस ईयर टू बी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। There has been a change in strategy and I think it is showing results on the ground. हाँ, बातचीत होगी, सिर्फ पीओके को लेके होगी, वो एक मसला है, that is unfinished agenda, that is what we have to talk। जी वही मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से बात तो फिर भी करनी पड़ेगी। वैसे आप लोगों ने इतना जो है ना पीओके बोल बोल के इतनी आदत डाल दी है कि मैं थोड़े दिन पहले किसी इंडियन डिबेट में गई थी, तो वहाँ जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट थे वो भी आजाद कश्मीर के बजाय पीओके बोल रहे थे। तो मैंने कहा ये पीओके तो लोग है। क्यों पीओके बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो आरजू नहीं जी मानते ना, हम तो नहीं मानते ना, हम तो आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन वो पैनलिस्ट बेचारे जा जाके आप लोग की सुन सुन के अब वो भी वही बोलना शुरू हो गए। तो मुझे हंसी भी अच्छा, आ रही थी और मैं कह रही थी ये लोग क्या कर रहे हैं। एक चीज बताओ, मैं आपकी एक चैनल पे था तो वहाँ एंकर साहब कह रहे थे कि जी वो जो यूएस एम्बेसडर उसने एजे के बोला। मैंने कहा भाई साहब, ए से 473 अल्फाबेट शुरू होते हैं, ए से आपने कैसे जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, और आपको कैसे टेलीपैथी? ए बट आजाद, ए से अधूरा भी शुरू होता है, ए से आधा भी शुरू होता है, ए से अंधा भी शुरू होता है। भाई ए से तो 473 वर्ड होते हैं, 472 को अपने दरकिनार कर लिया। ये गूगल में आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो जो आपको कान कन्वीनियंट है वो आजाद, तो इन्होंने ए जे के कहा। तो देखिए, पीओके एक रियलिटी है। चलिए कोई बात नहीं, इस पे फिर कभी बात होगी। और पीओके तो एक इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स व्हिच हैज टू बी सेटल्ड। जी एग्जैक्टली हो जाना चाहिए वो, क्योंकि बहुत सालों से हम इसी को लेकर लड़ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हमें कुछ तो अच्छा छोड़ के जाना चाहिए कि आपस में टर्म्स बेहतर हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। लेकिन साथ साथ सर, अगर हम बात करें यानी कि ये नो पैक और ये जो ओ पैक और ये क्या एक चला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये आप ही समझा सकते हैं। और बहुत बार मैं आपको भी बताती चलूं कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कभी कभी, जो लोग लिखते हैं ट्विटर पे और सॉरी यूट्यूब पे, और वो मुझे यही लिखते हैं कि सुमित जी जो बता रहे थे वो हमारे भी सर के ऊपर से चला गया और एंकर के भी सर के ऊपर से चला गया। तो ऐसा नहीं होता कभी कभी समझ आ भी जाती है। बट इट्स रियली नाइस कि आपसे बहुत कुछ हम लोग जो है वो सीख पा रहे हैं। जी बस धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैम देखिए, नोपेक और ये जो ओपेक है, ओपेक तो आप जानते ही, इट्स अ कार्टेल। अब ओपेक में जब से कुछ कंट्रियां ज्वाइन हो, जिसमें रशिया भी है, तो ओपेक प्लस कहते हैं उसमें। ये जो कार्टेल है, ये जो ग्रुप है, ये करीब 40% दुनिया का क्रूड ऑयल कंट्रोल करता है। ये एक सच्चाई है। अब इस ओपेक में पहले रशिया वगैरह जुड़ने से पहले 30% था, अब ये 40% हो गया। अब ओपेक क्या करता है? ओपेक कहता है भाई, अगर वो तेल ज्यादा पंप करेगा तो ऑयल के प्राइस गिरते हैं, अगर उन्हें ऑयल का प्राइस बचाना हो तेल कम पंप करते हैं। ठीक है, तो अब उससे क्या होता है? तेल का प्राइस बढ़ जाता है। आपको जानते हो कि आपके लास्ट ईयर जुलाई की बात है, तो सऊदी अरबिया वाले कह रहे थे कि जी हम $120 पर बैरल ले जाएंगे इसको। हम इस पे बात कर चुके थे, राइट? और आप ये भी देखते होंगे, जो मैं काफी चीजें 5-6 महीने बाद पहले कह देता हूँ, 90% चीजें सच हो जाती है। यूरोप के रिसेशन की हो, इधर उधर हो, तो आई कैन सी थिंग्स, और मैं आई स्ट्रेच माय नेक आउट एंड प्रेडिक्ट कि 6 महीने बाद ये होगा और यहाँ रिपेयर रुकेगा।
अब मैंने तब आपको बोला था कि अगर ये 120 बैरल करेंगे तो एक नेचुरल फोर्स विल कम एंड बैलेंस इट आउट। तो उसके बाद क्या हमने देखा, रशिया आया, रशिया ने अपना तेल बेचना शुरू किया जब वो ओपेक प्लस का मेंबर है। रशिया ने सस्ता तेल बेचना शुरू किया तो प्राइस घट गया। प्राइस $100 था, बीच में ये चला गया आरजू जी $80 पे, ठीक है। $80 पे लोवेस्ट ये गया था आई थिंक $42 पे 2 साल पहले, और $42 के नीचे तेल निकालना अनवाइबल, आपको कुछ बचता नहीं उसमें पर बैरल। अब ओपेक ने कल परसों एक स्टेटमेंट दी है 5 अक्टूबर के आसपास कि भाई हम 2 मिलियन बैरल पर डे से तेल निकालना कम करेंगे। 2 मिलियन बैरल करीब करीब 2% होता प्रोडक्शन का। अगर वो तेल कम निकलेगा तो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। अभी आप देखिए करीब 85 से ऊपर चला गया होगा एज वी टॉक, राइट। तो ये जितना ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उतना क्या दिक्कत क्या आएगी कि उतनी वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, करेंसीज पे और प्रेशर आएगा, करेंसीज और डिवैल्यूएट होगी, डॉलर और स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब हमेशा से यूएस में एक कोशिश की गई यार ये ओपेक को कैसे रोका जाए, कैसे इनको मतलब ना हाउ टू कंट्रोल दैम। तो एक काम काफी टाइम से एक आइडिया चला था नोपेक कि नोपेक अब क्या है। नोपेक में बेसिकली क्या है कि नोपेक में आप पीछे आपको बाय द वे एक याद होगा कि जो बाइडेन एमबीएस से मिले थे, उसने बोला था तेल ज्यादा पंप करो, एमबीएस सेड नो, क्योंकि ओपेक में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया आज के डेट में, और रशिया अपना तेल तो सेकंड मार्केट में बेच ही रहा, खूब खुल के बेच रहा है। अब यूएस कांग्रेस में प्रस्ताव पारित हुआ है कि भाई नोपेक लाया जाए। नोपेक में क्या होता है कि ये ओपेक कंट्रीज को एक इम्यूनिटी मिली है कि इनको यूएसए की ज्यूरिसडिक्शन से इम्यूनिटी मिली है कि इनको खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। दे हैड अ लॉट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट यूएस। नोपेक अभी आया, अभी इसको पारित होना, इट हैज टू गो थ्रू अ लीगल प्रोसेस विद इन द अमेरिकन हाउसेस, फिर जो बाइडेन साहब इस पे साइन करेंगे, फिर ये कानून बनेगा। पर अभी जो वहां का मूड है वो बहुत तंग आ गया ओपेक से कि भाई दुनिया की हालत खराब है, आप ये तेल की डिप्लोमेसी कर रहे हो, आप दुनिया को तंग कर रहे हो। So what does NOPEC now? NOPEC जो अधिवेशन है उससे क्या होगा कि इससे they will come under US jurisdiction. US का अटॉर्नी जनरल चाहे तो उनको उन पे केस खोल सकता है, उनको तलब कर सकता है। अब आप पूछोगे अगर वो तलब करेगा एमबीएस को, क्या एमबीएस आएगा यूएस के कोर्ट में? नहीं आएगा। बट होगा क्या, अगर आप नहीं आओगे तो यूएस हैज द राइट टू पुट सैंक्शंस ऑन यू। यूएस के पास आप देखिए अल्टीमेटली करेंसी डॉलर चलती है, डॉलर और स्विफ्ट यूएस का सारा कंट्रोल्ड है। तो यूएस के पास और पावर आ जाते हैं कि भाई आप मोनोपोली कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। यूएस में बहुत लॉस है अगेंस्ट मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। पर एक साइड ये भी कहता है कि भाई अगर ये हो गया तो यूएस पे भी तो कल को ये कह सकता है कि आप शेल गैस प्रोड्यूस करते हो, आप कह रहे हो ज्यादा प्रोडक्शन करो ताकि प्राइस गिरे। तो मतलब एक नई चीज होगी। जब भी इस चीज को लाने की कोशिश की गई तो एमबीएस ने, और जो सऊदी अरबिया है, एमबीएस से पहले भी उन्होंने इस चीज को रुका क्योंकि उनका अच्छा खासा स्ट्रैंग मतलब कंट्रोल है यूएस में। और आप ये भी मत भूलिए कि यूएस सबसे सेकंड बिगेस्ट अमेरिकन वेपन बायर सऊदी अरबिया, राइट। सेकंड बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर इंडिया सऊदी अरबिया, और उनका ऑलमोस्ट 90-95% जो हथियार आता है यूएस से आता है। तो अच्छा खासा हथियार वो खरीदते यूएस से। बेसिकली जितना यूएस उनसे तेल नहीं खरीदता उससे ज्यादा वो हथियार खरीद लेता है। मोटी मोटी बात मतलब अगर आपको समराइज करें तो अब दिक्कत क्या है, यूएस पे आ रहा है प्रेशर रिपब्लिकन से, क्या तुम कुछ कर ही नहीं रहे। अब वहां गुस्सा होगा तो आपकी बार ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लॉ बन जाएगा जो अभी रेजोल्यूशन आया, इट विल बिकम अ लॉ। इस लॉ से क्या होगा कि इनको जो इम्यूनिटी भी नहीं, ये खटाई में पड़ जाएगी। यूएस सैंक्शंस इन पे लग सकती है। यूएस इन्हें कई चीजों से तंग कर सकता है। यूएस सैंक्शंस का मतलब है आपके एसेट्स भी फ्रीज हो सकते हैं यूएस में, बिल्कुल, राइट। आपकी कंपनियों पे काफी दिक्कतें आएंगी, उसमें आपको बिजनेस करने में दिक्कतें आएंगी। पर पेच कहाँ है? पेच है सऊदी अरबिया करीब $50 बिलियन का हथियार खरीदता है यूएस से, राइट। उससे कम का तेल यूएस खरीदता सऊदी अरबिया से, पहला पॉइंट। दूसरी बात है, अगर आज डॉलर इंटरनेशनल करेंसी क्यों है? क्योंकि बहुत पहले यूएस ने सऊदियों से एक एग्रीमेंट किया है, भाई अगर आप तेल बेचोगे तो डॉलर में ही बेचोगे और कहीं नहीं बेचोगे। अगर जब तक तेल दुनिया में डॉलर में बिक रहा है तो डॉलर बहुत बड़ी करेंसी और बहुत पावरफुल करेंसी रहेगी। अगर अब सऊदी अरबिया के पास क्या ऑप्शन है? सऊदी अरबिया के पास ऑप्शन है, कहता है ठीक है मैं डॉलर में नहीं बेचता, मैं इंडिया को रुपयों में तेल बेचूंगा। मान लीजिए इंडिया को रुपयों में तेल बेचने लगा, पाकिस्तान को पाकिस्तानी रुपए में बेचने लगा, या युआन में बेचने लगा फॉर एग्जांपल, तो उससे डॉलर का जो कंट्रोल है दुनिया पे वो कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा, हमसे रुपये ले ले सऊदी वाले, हम तो देने को तैयार है, रुपयों की तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो। बट दिक्कत तो डॉलर में आती है ना कहीं, हर एक का फॉरेन एक्सचेंज।
अगर ये डॉलर यहाँ कम हुआ तो क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी डॉलर में रहेंगे? यूरो खड़ा नहीं हो पाया, यूरो कम गया। चाइनीज रेमबी आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है, रेमबी करेंसी नहीं है। आप बोलोगे लोकल करेंसियों में ट्रेड करो, लोकल करेंसियों में ट्रेड करने इज ऑलमोस्ट गोइंग टू अ बार्टर सिस्टम विद अ प्रॉमिसरी नोट। मार्क माय वर्ड्स, लोकल करेंसी अगर 50 तरह की करेंसी होगी तो आप फिर बार्टर सिस्टम में जाएंगे विद अ प्रॉमिसरी नोट। अब हम वो जमाना नहीं रहेगा, तू मुझे 100 बैरल तेल दे दो, मैं तुम्हें 100 क्विंटल धान के दे देता हूँ। हम उसके जगह एक नोट दे देंगे, राइट? बट अल्टीमेटली तुम मुझसे वही खरीद पाओगे ना जो मुझे चाहिए। पैसा ऐसी चीज है ना अर्जुन जी, डॉलर, जिससे दुनिया में किसी से कोई भी चीज खरीद सकते हो। अगर आप इंडिया से आप मान लीजिए रुपयों में पैसे लेते हो तो रुपयों से मैं वही खरीद पाओगे ना इंडिया के से जो इंडिया के पास है। अब मैं सऊदी अरबिया में पाकिस्तान से पाकिस्तानी रुपये में पैसा लेता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी पैसे रुपया से मैंने पैसा तो ले लिया, पर पाकिस्तानी रुपये मैं कहाँ यूज करूंगा? पाकिस्तान में। आपके पास मेरे को बेचने को क्या है? जो आपके पास मेरे को बेचने को और जिसकी मुझे जरूरत है मैं तो वही खरीद पाऊंगा ना आपसे। अगर आप मुझे डॉलर देते हो फिर मैं जिससे मर्जी दुनिया में जो सामान खरीदूं, तो मतलब ये भी कोई दुनिया के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो नोपेक अगर आता है तो ये ओपेक के लिए अच्छी बात नहीं है। पर ये जो मैंने डॉलर वाला एंगल बताया, ये कैसे बैलेंस होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि सच्चाई ये भी, अगर आप सऊदी अरबिया की इकोनॉमी स्टडी करें, सऊदी अरबिया को ये पता कि आने वाले 15 साल में ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं चलेगी। यूएस को एक और चीज पता है, एक और चीज पता है आरजू जी, दो इंपॉर्टेंट चीजें। हमारा नंबर 1 ऑयल कौन देता हमें? रशिया। कोल कौन देता? नंबर 4 या 3 पे आ गया रशिया, ठीक है। हमारा नंबर 2 यूएस है जो सप्लायर है। जो मिडिल ईस्टर्न ऑयल है हमारा नंबर 3rd या 4th पे आता है आज के डेट। अब ईवीज का रेवोल्यूशन आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन पे अगर आप गाड़ियां चलाएंगे 70 रुपए का 1 लीटर या किलो, जो भी जैसे भी उसको लाएंगे गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, 400 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। अब हम इथेनॉल पे गाड़ियां चला रहे हैं, हमारे पेट्रोल में ऑलरेडी 10% इथेनॉल मिक्स होता है। इथेनॉल कहाँ से निकलता है? गन्ने से। अब हम 20% मिक्स कर रहे हैं, 20% मिक्स करते हैं, करीब हम $7 बिलियन बचाएंगे साल का। और जो आने वाले हमारे इंजन होंगे वो हाइब्रिड इंजन होंगे, मतलब वो इथेनॉल पे चलेंगे या वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे। 5 साल बाद नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है, ना हमें पेट्रोल चाहिए ना डीजल चाहिए होगा। रेलवे हमारा डीजल कंजम्पशन था, सारे इलेक्ट्रिक हो गए, स्टीम इंजन खत्म हो गए, ठीक है। अगर ये गाड़ियों में, बाकी सीएनजी हम चला ही रहे हर जगह, अगर गाड़ियों में भी इथेनॉल बेस्ड या लिक्विड हाइड्रोजन बेस्ड इंजन आ गए तो पेट्रोल इकोनॉमी 10 साल की नहीं है, शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी नजर है। वहाँ चाइना में पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है 15 या 20 अक्टूबर के आसपास। वहाँ चाइना क्या कर रहा है? चाइना उकसा रहा उनको। चाइना उकसाएगा, बोलेगा ठीक है तुम डॉलर छोड़ो, तुम रेमबी में ले लो मुझसे, रेमबी को इंटरनेशनल करेंसी बनाते। पर सऊदी अरब को ये पता है रेमबी सस्टेनेबल ही नहीं है, चाइना की कोई करेंसी सस्टेनेबल नहीं है, आर्टिफिशियली कंट्रोल है 10 साल से वो करेंसी। अब चाइना का गेम प्लान हमेशा से, शी जिनपिंग का एक ही सपना जो लेके वो जाएगा, पूरा नहीं होगा जिंदगी में, कि जो डिजिटल रेमबी है वो ग्लोबल करेंसी बन जाए। डिजिटल रेमबी ग्लोबल करेंसी नहीं बनेगी। और यहाँ से देखिए करीब 22 कंट्रियों में हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी। मैं आपको 3-4 चीजें एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जल्दी से नहीं समझा पाऊंगा, बट मतलब जितना मैं जल्दी से और आसान भाषा में बता पा रहा हूँ। तो अब करेंसीज का वैल्यूएशन कैसे होगा, ये एक फायदा है। अभी करेंसी, अब जब डॉलर घटता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है। अब अगर ये चीज होगी तो डॉलर घटने के बाद डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा। डॉलर घटने के बाद डॉलर स्ट्रांग नहीं, डॉलर घटने के बाद डॉलर वीक होगा। डॉलर घटने के बाद अब डॉलर वीक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली डॉलर प्रिंट करता है यूएस अगेंस्ट हिज गोल्ड रिजर्व्स इन द यूएस सेंट्रल जो बैंक है उनके अगेंस्ट। बट अगर ये चीज हो गई तो डॉलर का जो लाइफ साइकिल है चेंज होगा। आपने पीछे देखा होगा करीब 2-3 महीने पहले पहली बार डॉलर क्रॉस यूरो। जब डॉलर ने यूरो को क्रॉस किया, मैंने शायद आपके शो पर हर चैनल पे बोला था, यूरोप विल हिट रिसेशन 101%। इट्स अ मैटर ऑफ 1 क्वार्टर दे विल हिट रिसेशन। बिल्कुल जी। तो ये जो अब कॉम्प्लेक्स चीज है, तो नोपेक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। बट ओपेक को भी अब ये चाहिए कि अगर उन्हें 5-10 साल अपने काटने हैं तो उन्हें भी लालच छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसी चीज आ जाती है ना कि अमेरिका बोलेगा ठीक है यार खेल जाओ। देखिए अमेरिका सुपर पावर इकोनॉमिकली भी है, मिलिट्रीली भी। रशिया इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, मिलिट्री सुपर पावर है। चाइना तो भी खड़ा ही नहीं होता, ना इकोनॉमी में ना मिलिट्री में। देखिए हम जैसे लोग अपना काम चला ही लेंगे। हमने ग्रीन हाइड्रोजन का पहला बड़ा कारखाना हम लगा रहे, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। हमने ईवी के लिए, अपनी जो ईवी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसके लिए लिथियम नहीं मिल रहा था, खोल कर रखा था चाइना में। अभी जयशंकर साहब अर्जेंटीना गए थे, वहाँ हमने एक कंपनी में 40% जॉइंट वेंचर किया है और कुछ लिथियम की खदानों का हमें एक्सक्लूसिव राइट मिल गया। एक नई माइनिंग टेक्निक से हम लिथियम निकाल रहे हैं।
तो लिथियम की हमने व्यवस्था कर दी, हमने ग्रीन हाइड्रोजन की व्यवस्था कर दी, हमने इथेनॉल की व्यवस्था कर दी। तो हमारा और रशिया और अमेरिका से तेल आता ही रहेगा हमारा। तो अगर ये वाला ब्लॉक हट भी जाता तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारी डिपेंडेंस है कतर पे अब भी, गैस पे, वो डिपेंडेंस अब भी है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। नोपेक ओपेक, अगर ये देखते ही ऊंट किस करवट बैठता, मैं तो खैर इसको स्टडी करता रहूंगा। दिस कैन बी अ करेंसी गेम चेंजर। अगर ये होगा ना, जो करेंसीज में एक शिफ्ट आएगा, करेंसीज के पावर में शिफ्ट आएगा, नोपेक ओपेक मूव वो टेंडेंसी है कि करेंसीज की डोमिनेंस को ये ऑल टुगेदर चेंज कर ले। जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी घटना होगी वेयर अ डॉलर डोमिनेंस कैन इंक्रीज और डॉलर डोमिनेंस कैन बी सब्सटेंशियली रिड्यूस। इट्स वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ इट पैन्स आउट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज होगा और मेरे ख्याल है सभी की नजरें उसके ऊपर होंगी, क्योंकि अगर ये 10 साल बाद भी होता है तब भी टाइम तो आप जानते हैं कि बड़ी तेजी से आजकल गुजरता है, फौरन ही साल चेंज हो जाता है। अभी देखें, अभी लग रहा था जैसे 2022 अभी स्टार्ट हुआ है और अभी 2 महीने रह गए और बस 2 मंथ्स में जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले से ही हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए, खासतौर पे गवर्नमेंट्स को, कि अगर कोई चीज दुनिया से चेंज की जा रही है या खत्म हो रही है या उसको इस्तेमाल नहीं करने का एक ख्याल हो रहा है, तो पहले से ही अलर्ट पे आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सुमित जी कि आपने आज ज्वाइन किया, और हम इस पे नजर रखेंगे। और आप तो जाहिर, आप तो स्टडी करते ही रहते हैं, तो हम आपसे जो है पूछते रहेंगे कि क्या अपडेट्स हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू मैम। और थैंक ये यू। बताऊं, ये जो नोपेक ओपेक है, ये अभी अमेरिका में देखिए इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत प्रेशर है अमेरिका पे। यूके में 3.5% इंटरेस्ट रेट हो गया। यूके को अभी इनकम टैक्स बिल बढ़ा है। यूरोप रिसेशन में है। तो अभी अमेरिका में जो सिचुएशन है, मेरे हिसाब से अमेरिका खेल जाएगा नोपेक पे। दिस इज माय असेसमेंट, दे विल गो अहेड। दिस इज माय असेसमेंट, बाकी देखते हैं। मतलब ट्राई करेंगे वो एक बार, वो जैसे आप कह रहे हैं खेल जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।